बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपसे आईकॉम पार्ट 1 की अकाउंटिंग का फाइनल अकाउंट का चैप्टर डिस्कस करूंगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको इस चैप्टर की बेस समझाऊंगा। उसमें जो है वो हम देखेंगे कि फ़ाइनल अकाउंट क्या है, क्यों बनाते हैं और इसके क्वेश्चंस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या हैं, और उसके बाद हम जो है वो इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आप यूँ कह लें कि फ़र्स्ट स्टेप में मैंने आपको इसकी बेसिक्स समझानी है और फिर नेक्स्ट स्टेप में इस चैप्टर के इंशाल्लाह क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे। सेकेंडली आपको आइडिया होगा, जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं, कि मैंने आईकॉम पार्ट 1 की अकाउंटिंग के तमाम चैप्टर्स को डिस्कस किया है और तमाम मेन चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आपको बोर्ड पर करवाएं। ऑलमोस्ट आप यूँ कह लें कि 95% अकाउंटिंग का जो सोल्यूशन है वो मैंने बोर्ड पर सॉल्व करवाया है। एक एक क्वेश्चन की आपको वीडियो मिलेगी, हर चैप्टर की वीडियो मिलेगी। तो उसके लिए ये है कि आप या तो ilmkidunia.com की जो वेबसाइट है वहाँ से देख लें, या फिर institutor.com की जो वेबसाइट है वहाँ से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें फ़ाइनल अकाउंट की अगर हम बेस की बात करें तो थोड़ा सा हमें बैक स्टेप पर जाना पड़ेगा, जिसमें आपको याद होगा कि मैंने बिल्कुल अकाउंटिंग के स्टार्ट में अकाउंटिंग साइकिल का कॉन्सेप्ट दिया था और अकाउंटिंग साइकिल का आपको एक आइडिया दिया था कि बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक बिज़नेस के अंदर अकाउंटिंग वर्क कैसे करती है। तो साइकिल का जो वर्ड है वो इसलिए है कि एक चीज़ जो है वो रोटेट होगी स्टेप वाइज, ठीक है। अकाउंटिंग साइकिल की जो स्टेजेस हमने डिस्कस की थी, इनमें सबसे पहली जो स्टेज थी उसको रिकॉर्डिंग का नाम दिया गया था। सेकंड वन इज़ क्लासीफाइंग। नंबर थर्ड पर जो स्टेज पड़ी थी उसको समराइजिंग का नाम दिया गया था। एंड द लास्ट वन इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो देयर आर 4 स्टेप्स इन अकाउंटिंग साइकिल। ये जो फर्स्ट स्टेज रिकॉर्डिंग की है, बिजनेस की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं एक फॉर्मेट के अंदर, जिसको हम जर्नल का नाम देते हैं, बुक भी है। इसी तरह से सेकंड जो फेज़ थी इसी साइकिल की, उसको हमने क्लासिफिकेशन का या क्लासीफाइंग का नाम दिया था। जो जर्नल एंट्रीज हमने पास की होती हैं, हम उन जर्नल एंट्रीज की तरतीब लगाते हैं, उनको क्लासीफाई करते हैं एक बुक के अंदर, जिसको हम नाम देते हैं लेजर का। जर्नल वाली जो बुक है वहाँ पर बिजनेस की ट्रांजैक्शंस की एंट्रीज पास की जाती हैं, और लेजर वाली जो बुक है वहाँ पर हमने क्या किया था, जो एंट्रीज जर्नल में पास की थी उन्हीं एंट्रीज के फर्दर अकाउंट्स बनाए थे, ठीक है। और फिर अकाउंट्स बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप में जो अकाउंट्स के बैलेंसेस थे, उन बैलेंसेस को हमने ट्रांसफ़र किया था एक फॉर्मेट के अंदर, जिसको नाम क्या दिया गया था जी, ट्रायल बैलेंस का, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस वाली जो स्टेज है, दिस इज़ द थर्ड स्टेज, और इसको समराइजिंग कहते हैं। और ये वाली जितनी भी स्टेजेस हैं ये एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड थी। यानी समराइजिंग ट्रायल बैलेंस में होती है। ट्रायल बैलेंस उतनी देर तक नहीं बना सकते जब तक कि आपके पास लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस अवेलेबल ना हो। यानी समराइजिंग फिर हम कह सकते हैं उतनी देर तक नहीं कर सकते थे जब तक कि क्लासिफिकेशन वाला स्टेप नहीं होता था, और लेजर अकाउंट्स जर्नल एंट्रीज को देखकर हम बना रहे होते हैं। तो ये इंटर रिलेटेड हैं सारे एक दूसरे के साथ स्टेप्स। उसके बाद अब जो हमारा काम स्टार्ट होने लगा है वो है स्टेप नंबर 4, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। जर्नल के नाम से पूरा एक चैप्टर पढ़ा, लेजर के नाम से पूरा एक चैप्टर पढ़ा, जिसके आखिर वाला जो पोर्शन था वो ट्रायल बैलेंस वाला था। और अब जो हम पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं विच इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। होता क्या, बेसिकली ये सारा काम करने का जो पर्पज़ है वो ये है कि बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस के बारे में पता लगे कि पूरा साल बिजनेस ने जो है वो जो भी काम एक्टिविटीज़ परफॉर्म की हैं उन एक्टिविटीज़ के ऊपर बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। सेकेंडली पता लगे कि बिजनेस की इनकम और एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, और नंबर थर्ड पर यह भी पता लग सके कि बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटीज़ की क्या पोजीशन है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर,
ठीक है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या कहेंगे कि वो स्टेटमेंट्स, वो रिपोर्ट्स जिनसे बिजनेस की फाइनेंशियल सिचुएशन का पता लगता है, जिनसे बिजनेस की मुआशी सूरत हाल का पता लगता है, जिनसे बिजनेस के इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, लॉस और एसेट्स और लायबिलिटीज़ का पता लगता है, ओवरऑल जिनसे बिजनेस की पूरी पोजीशन हमारे सामने आ जाती है, उन स्टेटमेंट्स को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम देते हैं। और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बिकॉज अकाउंटिंग साइकिल के अंदर ये लास्ट स्टेप है, आखिरी स्टेप है, इसीलिए इसी मुनासबत से इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम फाइनल अकाउंट भी कहते हैं, यानी कि ये फाइनली बन रही होती हैं, तो इसीलिए इसी मुनासबत से ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनल अकाउंट्स भी कहलाती हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा चूंकि अकाउंट्स बन रहे होते हैं इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो इसीलिए फिर हम अकाउंट्स का वर्ड यहाँ पर यूज़ करते हैं। दूसरी बात ये कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए हमारे पास जो डाटा होगा वो कहाँ से आ रहा होगा, ट्रायल बैलेंस से। जिस तरह के आपने ट्रायल बैलेंस बनाया था, तो ट्रायल बैलेंस इंडिपेंडेंटली खुद से नहीं बना सकते जब तक कि हमारे पास लेजर के बैलेंसेस ना हो। तो बेसिकली एक पूरी चेन चली थी जिसमें ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए आपके पास लेजर के अकाउंट्स के जो बैलेंसेस हैं वो होना ज़रूरी था। इसी तरह से अगर हम बात करें जो अकाउंट्स हमने लेजर की बुक में बनाए थे, प्रिपेयर किए थे, उसके लिए आपके पास जो है वो जर्नल एंट्रीज का डाटा जो है वो होना ज़रूरी है। यानी जब तक एंट्रीज नहीं बनेंगी अकाउंट्स नहीं बनेंगे, जब तक अकाउंट्स नहीं बनेंगे बैलेंस नहीं आएंगे, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर नहीं हो सकता। और जब तक आपके पास ट्रायल बैलेंस नहीं होगा उतनी देर तक आप जो है वो ये वाला स्टेप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ये आप जो है वो नहीं बना सकते, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ने बनना ही ट्रायल बैलेंस को देखकर है। ठीक है, तो ये ट्रायल बैलेंस का पिछला स्टेप लेजर था, इसी तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो पिछला स्टेप है वो ट्रायल बैलेंस है। इट मीन्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस के लिए हमारे पास जो डाटा होगा वो किस चीज़ का होगा, ट्रायल बैलेंस का। इसीलिए क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट होगी उस रिक्वायरमेंट में ये क्लियरली लिखा होगा कि फॉलोइंग इज द गिवन ट्रायल बैलेंस। आपको ट्रायल बैलेंस दिया गया, इस ट्रायल बैलेंस को देखते हुए प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं, या प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट, आप फाइनल अकाउंट बनाएं। ठीक है, अब इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस असल में ट्रायल बैलेंस है। तो ट्रायल बैलेंस उसने ऑलरेडी प्रिपेयर करके दिया हुआ होगा, उस ट्रायल बैलेंस को आगे फर्दर हमने प्रोसीड करना है, उस ट्रायल बैलेंस को देखते हुए वहाँ से आइटम्स को निकालना है और उन आइटम्स को हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पुट करना है। ठीक है, या फाइनल अकाउंट में हमने उसको पुट करना है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कई तरह की होती है, लेकिन आईकॉम पार्ट 1 के अंदर हम लोग जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट की हम बात करें तो 2 पार्ट्स में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें एक जो है वो है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड द सेकंड पार्ट इज बैलेंस शीट। यानी आप यूं कह लें कि फाइनल अकाउंट के अंदर ये 2 रिक्वायरमेंट्स आती हैं। तो जब वो कहेगा कि प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स, तो इट मीन्स कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है। तो यहाँ पर अब ये इसको जो है वो अगर देखा जाए ना फर्दर, अगर मैं इसको कैटेगराइज करूँ तो आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट एक अकाउंट है, ठीक है जी, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक और अकाउंट है। ये दोनों अकाउंट्स के नाम मैंने यहाँ पर कंबाइन एक ही लाइन में लिखे हैं। अदरवाइज देखिए जाए तो ये 2 अकाउंट्स हैं, ठीक है, लेकिन चूंकि फॉर्मेट इनका एक ही हम बना रहे होते हैं क्वेश्चन में, इसीलिए इनका जो नेम है दोनों का वो भी इकट्ठा लिखा जाता है, कंबाइन लिखा जाता है। यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट का पर्पस और है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पर्पस और है, लेकिन इनको हम एक ही फॉर्मेट के अंदर बनाते हैं दोनों अकाउंट्स को, इसीलिए इनका नाम भी इकट्ठा लिखा जाता है। क्या पर्पस है आगे चल के मैं डिस्कस करता हूँ। सेकंड वन इज बैलेंस शीट। तो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स इन विच द फर्स्ट वन इज ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द थर्ड वन इज बैलेंस शीट। ठीक है, लेकिन चूंकि ट्रेडिंग अकाउंट और पीएलएस अकाउंट इकट्ठा बनेगा, इसीलिए जो है वो इनका फॉर्मेट भी सिंगल होगा। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गई होगी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इनका जो दूसरा नाम है वो फाइनल अकाउंट है, ये लास्ट स्टेप होता है। और इसके स्टेप के कंप्लीट होते साथ ही, यानी कि जब हम ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना लेते हैं तो हम कहेंगे कि यहाँ पर एक साइकिल जो है ना वो कंप्लीट हो गया। और जब न्यू ईयर स्टार्ट होगा बिजनेस का,
उसमें फिर जैसे ही नया ईयर स्टार्ट होगा दोबारा से जो है वो नए सिरे से रिकॉर्डिंग करेंगे, दोबारा से नए ईयर की जो है वो क्लासिफिकेशन होगी, लेजर अकाउंट्स बनेंगे, फिर दोबारा से जो है वो समराइजिंग यानी ट्रायल बैलेंस वाला काम होगा, और फिर दोबारा से फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि फाइनल अकाउंट्स बनेंगे। तो हर साल बिजनेस जो है वो ये सारा साइकिल रिपीट करता है, कंपनीज में ये सारा साइकिल रिपीट होता है, ठीक है। तो उसमें जो है वो जब तक बिजनेस कंटिन्यू रहेगा ये साइकिल इसी तरतीब के साथ जो है वो चलता रहेगा। और यहाँ पर हमारा जो मेन एरिया है आज का टॉपिक में, आज की वीडियो में, वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डिस्कशन। तो चलिए आगे फर्दर फिर इसको स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन जो है ना वो हम इसको पढ़ लेते हैं और इसको समझ लेते हैं। तो इसमें जो है वो सबसे पहले आप ये देखें, पहले यहाँ पर आ रहा है जी ट्रेडिंग अकाउंट। तो मैं फर्स्ट वन पर ट्रेडिंग अकाउंट को डिस्कस करने लगा हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट किसको कहते हैं? बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट का जो वर्ड है, ट्रेडिंग का जो वर्ड है ना, ये निकला है ट्रेड से। और ट्रेड के अगर हम मीनिंग देखें, ट्रेड को हम वैसे तिजारत कहते हैं। तो तिजारत किसको कहते हैं? बेसिकली सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स या परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स। तो वो अकाउंट जो पूरे साल की परचेजेस को और सेल्स को शो कर रहा होगा, उस अकाउंट को आपने उसी मुनासबत से नाम दे देना ट्रेडिंग अकाउंट का, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे पास जो बिजनेस का एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट आता है ना, उस प्रॉफिट को हम यहाँ नाम देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट का, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट का, या अगर लॉस आ रहा है उसको नाम दिया जाएगा ग्रॉस लॉस का। बिजनेस को प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर ग्रॉस का जो वर्ड आ रहा है वो एस्टिमेशन की बेस पर आ रहा है। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉफिट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें एक जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा और फिर सेकंड नंबर पर नेट प्रॉफिट होगा। पहले जीपी निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है और फिर नेट प्रॉफिट निकलता है। ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट होता है। बेसिकली ये प्रॉफिट एप्रोप्रिएट प्रॉफिट या एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्यों कहलाता है? क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ परचेज और सेल्स का मेजर डिफरेंस देखना होता है। लाइक कि अगर मैंने जो है वो गुड्स परचेज की हैं 100 की और उनको मैंने सेल किया है 120 में, ठीक है, तो ऐसी सूरत में 20 रुपीज जो है वो मैंने प्रॉफिट अर्न किया है। तो ये जो 20 रुपीज प्रॉफिट होगा ना, दिस इज कॉल्ड द ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब यहां पर मैंने बिजनेस के बाकी एलिमेंट्स को, बिजनेस के जो और कई तरह के कई एक्सपेंसेस हुए होंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम्स हुई होंगी, उनको मैंने कंसिडर नहीं किया। ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने मेजर जो काम करना है ना, वो सिर्फ ये करना है कि परचेज और सेल्स का जो है वो डिफरेंस लेकर देखना है कि डिफरेंस क्या हो रहा है। अगर आपने जो सामान खरीदा है, परचेज किया है, उसको सेल कर रहे हैं आप ज़्यादा प्राइस पर, तो ऐसी सूरत में प्रॉफिट होगा। और अगर वाइस वर्सा, अगर हम सेकंड सिचुएशन देखें, लाइक आपने स्टॉक परचेज किया 200 का और उसको सेल कर दिया 150 में, ठीक है, 200 का स्टॉक 150 में सेल किया, तो ऐसी सिचुएशन में आपको जो है वो 50 रुपीज़ जो है वो प्रॉफिट होने के बजाय क्या हो रहा होगा जी? लॉस होगा। तो ये जो लॉस होगा इसको आप क्या नाम देते हैं? ग्रॉस लॉस का, ठीक है। अब ये जो बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट है या ग्रॉस लॉस है ना, ये क्या है? ये ट्रेडिंग अकाउंट के रिजल्ट्स हैं, ठीक है। या ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस आएगा। तो जो भी ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट होगा ना, वो रिजल्ट आपने ट्रांसफर करना है कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और फिर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रिजल्ट होगा वो जाएगा कहां पर? बैलेंस शीट में। अब ट्रेडिंग का अकाउंट का जो रिजल्ट है वो क्या हो सकता है? या फिर या तो वो ग्रॉस प्रॉफिट हो सकता है या वो ग्रॉस लॉस हो सकता है। जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो रिजल्ट है वो क्या होगा? वो या तो नेट प्रॉफिट होगा या फिर नेट लॉस होगा, ठीक है। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का मतलब जो एग्जैक्ट प्रॉफिट हो रहा है, बाकी सारे एक्सपेंसेस और अदर इनकम्स को भी हमने सारों को ऐड किया और उसके बाद देखा कि प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट में तो सिर्फ हम सेल परचेज का डिफरेंस लेते हैं, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस में हम बिजनेस की डिटेल इनकम और डिटेल एक्सपेंसेस को देखकर फिर फाइनली अपना प्रॉफिट निकालते हैं, जो एक्चुअल प्रॉफिट होता है या नेट प्रॉफिट होता है या नेट लॉस होता है, ठीक है। तो जो नेट प्रॉफिट या लॉस होता है उसको फिर फाइनली आप शिफ्ट करते हो बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट क्या है इसको आगे चल के मैं डिस्कस कर दूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी डिस्कशन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में भी बता दूं, ठीक है, डिस्कशन इसके बारे में भी हो जाए। तो यहाँ पर ही जगह थोड़ी सी शॉर्ट है, लेकिन चले मैनेज करते हैं। ये जो बी है, दिस इज कॉल्ड द प्रॉफिट
एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मैंने आपको पर्पस क्या बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या पता लगेगा, बिजनेस के नेट प्रॉफिट के बारे में या नेट लॉस, एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस का पता लगेगा। नंबर सेकंड, हम क्या करते हैं यहाँ पर जो है वो बिजनेस के जो एडमिनिस्ट्रेशन यानी मैनेजमेंट के जो एक्सपेंसेस हुए होते हैं वो लिख रहे होते हैं, और आमतौर पर सेलिंग या मार्केटिंग के जो एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस के वो लिख रहे होते हैं। ठीक है, इनको जो है वो हम आगे फर्दर डिटेल से देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो है वो मैं आपको ट्रेडिंग के अंदर और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एक्सपेंसेस और इनकम आने कैसे हैं वो आपको बताऊंगा। लेकिन उससे भी पहले एक बहुत अहम बात जो आपको याद रखनी है वो मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करने लगा हूँ। ये वाला एरिया शायद आई होप बल्कि समझ आपको आ गया होगा, तो इस एरिया को जो मैं रेस कर देता हूँ और फिर फर्दर जो है वो आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। ये था हमारा चैप्टर नंबर 10। बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट हो गया एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। इन दोनों अकाउंट्स के अंदर हमने क्या करना है, बिजनेस के एक्सपेंसेस और बिजनेस की इनकम्स को रिकॉर्ड करना है बेसिकली। ठीक है, और सेकंड नंबर पर जो फॉर्मेट ड्रॉ किया गया वो क्या जी, बैलेंस शीट का। तो बैलेंस शीट में क्या करेंगे हम, बैलेंस शीट में बिजनेस के एसेट्स, लायबिलिटीज और नंबर थर्ड पर कैपिटल हम रिकॉर्ड करेंगे। यानी कि तीन चीजें जो है वो बैलेंस शीट में आ रही होंगी, एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल, जबकि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेस और इनकम्स। तो यहाँ पर ये मैंने दो हिस्सों में इसको फर्दर कैटेगराइज कर दिया है। अब वन बाय वन हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो है वो देखेंगे कि एक्सपेंसेस किस तरह से आने हैं, टाइप्स क्या है, इसी तरह से इनकम इनमें कैसे जो है वो शो करेंगे और इसकी टाइप्स क्या हैं। तो चले ट्रेडिंग अकाउंट की फर्दर डिस्कशन हम कर लेते हैं। ये वाला एरिया मैं अरेज कर रहा हूँ। देखिएगा जी, एक्सपेंसेस जो है ना इस चैप्टर के अंदर दो तरह के आएंगे। एक होंगे जी डायरेक्ट एक्सपेंसेस और सेकंड टाइप ऑफ एक्सपेंसेस आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये क्या होते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ डिटेल से, लेकिन उससे पहले ये समझ लें कि जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे, और बिजनेस के जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे पीएलएस अकाउंट में यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। तो एक तो ये बात आपको याद रहनी चाहिए कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस ने ट्रेडिंग अकाउंट। अब डायरेक्ट एक्सपेंस होते क्या हैं और कितनी तरह के, ये आगे चल के अभी हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह से मैं सेकंडली इनकम की भी यहाँ पर डिवीजन करने लगा हूँ। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनकम इन द फाइनल अकाउंट इन दिस चैप्टर, in which the first one is direct income and the second one is indirect income। तो जो डायरेक्ट इनकम होगी, जिस तरह से डायरेक्ट एक्सपेंसेस ने ट्रेडिंग अकाउंट में आना है, इसी तरह से डायरेक्ट इनकम ने भी ट्रेडिंग अकाउंट में आना है। और जितने भी क्वेश्चन के अंदर बिजनेस की इनडायरेक्ट इनकम दी हुई होगी उसको हम शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डायरेक्ट इनकम और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है जी, अब फर्दर हम इसको जरा देख लेते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डिफरेंस क्या है। डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंसेस हैं जिनका ताल्लुक गुड्स की प्रोडक्शन के साथ है या गुड्स की प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग के साथ है या गुड्स को मंगवाने के साथ है। दो बातें मैंने बताई, एक प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग के साथ, सेकेंडली गुड्स के मंगवाने के साथ। ठीक है, आपकी गुड्स अगर आउट ऑफ सिटी से आ रही हैं या आउट ऑफ कंट्री से आ रही हैं या आपकी सिटी में ही किसी और दूर पॉइंट से आ रही हैं, तो गुड्स को मंगवाने पर जितना भी आपको खर्चा करना पड़ रहा होगा ना, वो
सारे के सारे एक्सपेंसेस आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगे, ठीक है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या है कि वो एक्सपेंसेस जो गुड्स को सेल करने के लिए होते हैं, गुड्स को आगे फर्दर मेंटेन करने के लिए होते हैं, उन एक्सपेंसेस को या जो मैनेजमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस होते हैं उनको जो है वो हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस बहुत अहम है, डायरेक्ट एक्सपेंस की आइडेंटिफिकेशन बहुत अहम है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको अगर डायरेक्ट एक्सपेंस का सही आइडिया है तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिल्कुल जो है वो एक्यूरेट बनता है, आपका जीपी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो है बिल्कुल सही आ रहा होता है। लेकिन अगर डायरेक्ट एक्सपेंस का ना पता हो तो फिर इशू होता है। मैंने आपको डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में बताया, गुड्स को मंगवाने का जो भी खर्चा होगा, लाइक अगर आप बाहर से गुड्स मंगवा रहे हो, चाइना से अगर आप कोई माल मंगवा रहे हैं तो ऐसी सूरत में जो भी आपको इंपोर्ट ड्यूटी देनी है या जो भी कस्टम ड्यूटी देनी है, कस्टम के चार्जेस देने हैं या अदर कोई टैक्सेस वगैरह पे करने हैं, उसके बाद फिर आपने ट्रेन का या बाय सी या बाय एयर अगर आप मंगवा रहे हो तो जो भी आपका खर्चा आ रहा होगा ना वो सारे का सारा गुड्स की कॉस्ट में इंक्लूड होगा और वो एक्सपेंस जो होगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा, ठीक है। तो आप यूं कह लें कि गुड्स को मंगवाने के दौरान जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं वो सारे के सारे गुड्स की कॉस्ट में हम डायरेक्टली इंक्लूड करते हैं और उन एक्सपेंसेस को डायरेक्ट एक्सपेंस कहा जाता है और तमाम डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करें तो जो एक्सपेंसेस जिनका ताल्लुक गुड्स की ना मैन्युफैक्चरिंग के साथ है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या, एक फैक्ट्री है वहां पर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, गुड्स बन रही हैं, ठीक है, प्रोडक्शन हो रही है, तो प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी आपके एक्सपेंस जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन को डील कर रहे होते हैं वो सारे के सारे आपके डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं और उनको जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में जो है वो लिखा जा रहा होता है। सॉरी, उसके लिए जो है वो हम सीजीएस स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट बनाते हैं फैक्ट्री के लिए, लेकिन होते वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। हम यहाँ पर ट्रेडिंग बिजनेस को डिस्कस कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर हम जो है वो इनकम स्टेटमेंट बना रहे होते हैं प्रॉफिट या लॉस को फाइंड आउट करने के लिए, या ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पर बस आप इतना समझ लें कि डायरेक्ट एक्सपेंस का ताल्लुक किसके साथ है, गुड्स के साथ है और गुड्स के मंगवाने के साथ है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब पूरा साल जो बिजनेस में एक्सपेंसेस होते हैं, बिजनेस को मेंटेन करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए, वो सारे के सारे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की लिस्ट में आपको अभी लिखवा दूंगा, वहां पर आपको आइडिया हो जाएगा कि ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, क्वेश्चन में भी आ रहे होंगे। तो जब आपके पास आपको ये पता होगा, पहचान होगी कि ये जो एक्सपेंसेस हैं ट्रायल बैलेंस में जो दिए हैं ये डायरेक्ट हैं, तो जो बाकी बच जाने वाले एक्सपेंसेस होंगे वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। लाइक अगर रेंट है या कोई सैलरी है या कोई मेंटेनेंस चार्जेस है या कोई रिपेयर चार्जेस हैं या मिसकेलिनियस एक्सपेंस हैं, ठीक है, तो ये छोटे मोटे जो भी बिजनेस के आपके बाकी एक्सपेंस या मार्केटिंग का कोई खर्चा है या कोई मैनेजमेंट का खर्चा हुआ है या मैनेजर को आपने कोई पेमेंट वगैरह की है, तो ऐसी सूरत में जो है या आपने जो है वो किसी एम्प्लॉय को पेमेंट की है, इसके अलावा और कई सैकड़ों किस्म के खर्चे हो सकते हैं जिनको जो है वो हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो कहाँ पर शो करते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसी तरह से अगर हम इनकम की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनकम्स इन विच द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट इनकम एंड द सेकंड वन इज इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम जो होती है वो आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में शो होती है, इनडायरेक्ट इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। डायरेक्ट इनकम होती क्या है, वो इनकम जो कि गुड्स की सेल करने पर आपको डायरेक्टली अर्न हो रही होती है, यानी जो आपकी सेल होती है ना वो आपकी डायरेक्ट इनकम है। आपने गुड्स बेची, उस पर जो आपको पैसे मिल रहे हैं कस्टमर से वो आपकी इनकम है, लेकिन उस इनकम को हमने डायरेक्ट इनकम कहना है। और डायरेक्ट इनकम जो होती है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आती है। इसके अलावा किसी और सोर्स से अगर बिजनेस को इनकम हो रही हो तो वो इनकम जो है वो बिजनेस की इनडायरेक्ट इनकम होगी। यानी कि इसका मतलब है फिर हम कह सकते हैं कि गुड्स को बेचने पर जो इनकम है सिर्फ वही डायरेक्ट इनकम है, इसके अलावा जो भी इनकम्स हैं वो अदर इनकम इनडायरेक्ट इनकम कहलाएंगी। लाइक अगर कमीशन रिसीव हुआ है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है, डिविडेंड रिसीव हुआ है, या कोई और कोई मशीनरी वगैरह है, कोई और आपने चीज़ बेची है, उससे जो पैसे आपके पास आ रहे हैं तो वो सारे, या बैड डेट्स रिकवर हो रहे हैं तो वो सारी आपकी जो है वो इनडायरेक्ट इनकम है। और इनडायरेक्ट इनकम को जो है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम दोनों ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगी। ये बात आपको आई होप समझ आ गई होगी। और जितनी भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम है इन दोनों को जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। अब जो हमारा अगला स्टेप होगा उस स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग अकाउंट बनता कैसे है, यानी ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट आपको पता होगा। उसके बाद फिर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बताऊंगा और फाइनली जो है वो हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। और उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम लोग जो है वो अपने क्वेश्चंस का बाकायदा से आगाज़ करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट के हवाले से कि ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। तो यहाँ पर मैं हेडिंग शो कर रहा हूँ जी, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। करना क्या आपने करना ये है कि इस तरह से लाइंस ड्रॉ करेंगे और इसकी साइड्स डिफाइन कर लेंगे। किसी भी अकाउंट की आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होती है, राइट साइड क्रेडिट होती है, और ये आपका जो है वो रुपीज़ का कॉलम है, यहाँ पर रुपीज़ का सिंबल लगाएं। इसके अलावा जो है ये आपके पर्टिकुलर्स आ रहे हैं,
यहाँ पर, जहाँ पर आप आइटम्स को जो है वो उनके नेम्स वगैरह लिख रहे होते हैं। तो ये आपका जर्नल एक ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। इस अकाउंट के अंदर करना क्या है आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। और इसमें मैंने आपको जो बताया ट्रेडिंग अकाउंट की जो मेन चीज़ है वो क्या है जी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस की लिस्ट का मैंने आपको कहा हुआ है, इंशाल्लाह ताला आगे चलकर मैं आपको इसकी लिस्ट जो है वो बता दूंगा। ट्रेडिंग ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस के जो भी पॉसिबल नाम हमारे सिलेबस में आ रहे होंगे, हमारी बुक में आ रहे होंगे, वो मैं लिखवा दूंगा सो दैट कि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करने लगा हूँ। इसमें सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आ जाता है जी। उसके बाद आप लिखते हो जो भी सामान आपने परचेज किया हुआ और उसमें से आपने जो सामान वापस किया होता है उसको आपने लेस करना होता है परचेज रिटर्न के नाम से, और नेट बैलेंस आप बाहर लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन में अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है तो वो लिखते हैं। राइट साइड पर आपने लिखना होता है सेल्स को, इसमें से आप लेस करते हैं अगर कोई रिटर्न हो गई है कस्टमर की तरफ से, जिसको हम सेल्स रिटर्न कहते हैं। और फाइनली आपने लिखना होता है क्लोजिंग स्टॉक को। आप करते क्या हैं इन दी एंड आप राइट साइड का जो है वो नॉर्मली, क्योंकि बिजनेस में हम यहाँ पर देख रहे होंगे कि राइट साइड जो है वो ज़्यादा बड़ी आ रही होगी ज़्यादा क्वेश्चंस में, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस हैं उनकी क्रेडिट साइड जो है वो ज़्यादा होगी। तो नॉर्मली करते क्या हैं कि जो राइट साइड है इसका टोटल करते हैं और इसमें से जो है वो हम लेफ़्ट साइड को माइनस करते हैं, और माइनस करने के बाद जो अमाउंट आती है उसे जो है वो नाम दिया जाता है ग्रॉस प्रॉफिट का, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। और अगर लॉस आ रहा हो तो लॉस डेफिनेटली दूसरी साइड पर आएगा। अब ये आइटम मैंने डेबिट साइड पर और क्रेडिट साइड पर क्यों लिखी, आप याद रखें, आपको पता है बल्कि कि सेल्स जो होती है वो बिजनेस की इनकम होती है और इनकम का बैलेंस क्रेडिट होता है, इसलिए सेल वाली आइटम जो है वो क्रेडिट साइड पर आएगी। और परचेज जो है वो बिजनेस का एक्सपेंस है, कॉस्ट ऑफ जो कॉस्ट है आपको स्पेंड करनी पड़ती है सामान को ख़रीदने के लिए, तो वो जो भी एक्सपेंसेस आपको पता है होते हैं उनका बाय डिफ़ॉल्ट जो बैलेंस होता है वो डेबिट साइड पर होता है, इसलिए परचेज को जो है वो हमने डेबिट साइड पर लिखना होता है। अच्छा, अब आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूं, परचेज और ये परचेज रिटर्न क्या है बेसिकली। अगर लाइक आपने 100 रुपीज़ का सामान परचेज किया, ठीक है, इसमें से जो है वो 20 रुपीज़ आपने 20 रुपीज़ की गुड्स वापस कर दी, तो नेट परचेजेज आपकी 80 से आ गई। इसी तरह से अगर मैं सेल्स की बात करूं, आपने जो है वो सेल की 300 की और उसमें से जो है वो 50 रुपीज़ का सामान कस्टमर्स की तरफ से वापस आ गया, तो आपकी जो नेट सेल हुई वो 250 की हुई। तो जो रिटर्न होगी वो आपने उससे रिस्पेक्टिव आइटम की उसमें से माइनस कर देनी है। दूसरी जो चीज़ यहाँ पर अब कॉन्सेप्ट आपको समझाने लगा हूँ वो है जी आपका ओपनिंग स्टॉक का और इधर से क्लोजिंग स्टॉक का। क्लोजिंग स्टॉक को पहले समझ लें फिर ओपनिंग की तरफ आ जाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है जी, वो स्टॉक जो साल के एंड पर सेल नहीं होता, यानी जो अनसोल्ड स्टॉक होता है ना उसको क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। इन अदर वर्ड्स जो स्टॉक सेल होने से बच जाता है या जो स्टॉक सेल नहीं हुआ होता, नॉर्मली हम उस स्टॉक को क्लोजिंग कहते हैं। और आखिरी दिन, अब मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको कि 31 दिसंबर की शाम को जो स्टॉक हमारे पास बचा पड़ा होगा ना, उस स्टॉक को आपने कह देना है क्लोजिंग स्टॉक। और जब आप 1 जनवरी को इस स्टॉक की रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे तो यही वाला जो क्लोजिंग स्टॉक होगा ना वो नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मैंने ओपनिंग स्टॉक का वर्ड लिखा बेसिकली ये इससे पिछले साल का, अब लाइक अगर ये 2018 है तो 2017 31 दिसंबर 2017 को जो स्टॉक नहीं बिका हुआ होगा उस स्टॉक को हमने 31 दिसंबर वाली डेट को क्लोजिंग स्टॉक कहा होगा, और 1 जनवरी में आकर वही क्लोजिंग स्टॉक जो है वो क्या बन जाएगा जी, ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक बेसिकली ओपनिंग स्टॉक होता है, लेकिन इसमें सिर्फ डेट का फर्क हो जाता है, कैरी फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड का फर्क हो जाता है। तो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग का जब भी वर्ड आएगा ना अकाउंटिंग में यहाँ पर, तो ओपनिंग का जो वर्ड है वो ओल्ड की सेंस में आएगा, ठीक है। तो ये ओल्ड स्टॉक होता है। अब लाइक अगर आपके पास ओल्ड स्टॉक में एग्जाम्पल दे रहा हूँ 50 रुपीज़ का पड़ा हुआ है, तो ये सफिशिएंट नहीं होता कि आपका सारा साल जो है वो सेल हो सके। तो इसीलिए फिर आप क्या करते हो, फर्दर स्टेप में आप फर्दर स्टॉक परचेज करते हो। तो ओपनिंग स्टॉक जो पिछले साल का पुराना स्टॉक हमारे पास नेक्स्ट ईयर में शिफ्ट हुआ, प्लस हमने और स्टॉक परचेज किया सो दैट कि वो इतना अवेलेबल हो कि हम उसको ईजिली सेल कर सके। और ओपनिंग स्टॉक के बाद आपने परचेज को ऐड किया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब बता दिया था, वो एक्सपेंसेस जो परचेज से कनेक्टेड होते हैं, तो इसीलिए इसको गुड्स की परचेज की कॉस्ट में ऐड किया जाता है।
और उसके बाद जो स्टॉक आप बेचोगे वो क्रेडिट साइड पर लिखोगे और जो बच जाएगा वो क्लोजिंग स्टॉक होगा। राइट साइड का टोटल करोगे, उसमें से डेबिट साइड को माइनस करोगे तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। और ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये बता चुका हूं मैं पहले कि ये रिजल्ट है। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट शो करना है और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो रिजल्ट होगा वो बैलेंस शीट में आएगा। तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप में जो है वो करने क्या लगा हूं, आपको मैंने ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बता दिया है किस तरह से बनना है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मेट में कोई मेन चीज़ नहीं आनी, क्योंकि जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो वहां पर डेफिनेटली वहां पर हम एक्सपेंसेस और इनकम पीएलएस अकाउंट में लिख रहे होंगे। एज सच मैं भी फॉर्मेट की बात कर रहा हूं, तो मैं अब क्या करने लगा हूं नेक्स्ट स्टेप में, पीएलएस के अंदर इस तरह से चीजें नहीं आ रही होंगी। तो पीएलएस का फॉर्मेट और ट्रेडिंग का फॉर्मेट चूंकि क्वेश्चंस में इकट्ठा ही बनता है, कंबाइन बनता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर कंबाइन इसका पहले फॉर्मेट ड्रॉ करूंगा, वहां पर फिर आपको इसका भी आइडिया हो जाएगा कि पीएलएस में कौन सी आइटम किस तरह से शो कर रहे हैं, ठीक है। तो चलें शुरू करते हैं अब यहाँ पर इसका जो फॉर्मेट है जिसमें हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कंबाइनली बना रहे होंगे। तो आपने करना क्या है जनाब कि सबसे पहले आप बिजनेस का नेम मेंशन करेंगे, कंपनी नेम है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आपने शो करना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लास्ट में आप लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड, यानी कि कौन से वाले साल के लिए आप ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्रॉ कर रहे हैं। ये तीन चीज़ें ड्रॉ करने के बाद, हेडिंग्स देने के बाद, आपने जो है वो अकाउंट का जिस तरह फॉर्मेट बनाते हैं वैसे आप फॉर्मेट बना लें और इसकी साइड्स डिफाइन कर लें। तो ये वाली जो साइड है, राइट साइड हमेशा किसी भी अकाउंट की क्रेडिट साइड होती है और जो लेफ्ट साइड होती है उसे डेबिट साइड कहते हैं। ये आपके पर्टिकुलर्स का कॉलम है, ये आपके अमाउंट या रुपीस का कॉलम है। इसी तरह से यहाँ पर भी आप ऐसे शो कर देंगे। अब आपने करना क्या, ये वाला जो एरिया है, ये सारे का सारा एरिया आपका पहला जो हिस्सा है वो ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट स्टेप में आप क्या बना रहे हो, ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो। तो यहाँ पर आपने ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम्स को मैं दोबारा आपके लिए रिवाइज कर देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखते हैं जी, इधर ओपनिंग स्टॉक, देन आफ्टर परचेजेस, इसमें से माइनस करते हैं परचेजेस रिटर्न को, और इसी तरह से फिर जो भी क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए होते हैं उनको मेंशन करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर। राइट साइड जो है यहाँ पर सबसे पहले आपकी सेल्स आ जाएगी, नेक्स्ट में सेल्स रिटर्न लेस हो जाएगी, और जो स्टॉक एट द एंड ऑफ ईयर अनसोल्ड होता है, सेल नहीं हुआ होता, उसको हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, वो आ जाएगा। राइट साइड पर आप इसका टोटल करोगे और इसमें से लेफ्ट साइड को 1 बाय 1 माइनस करोगे, तो यहाँ पर ये जो बैलेंस आ रहा होगा इसको हमने पहले भी देख लिया हुआ है, इसको कहा जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट होता है। कैरेट डाउन का वर्ड लिखना है मैंने। और ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ये वाला जो एरिया है ना, ये एरिया आपका कौन सा है जी, यहाँ तक का जो एरिया आपने बनाया दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग अकाउंट। अब ये वाला जो एरिया बनने जा रहा है ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहला काम क्या करेंगे, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है इसको आप शिफ्ट कर देंगे, इसको नाम दे देना है आपने ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन का। और उसके बाद जो भी क्वेश्चन की, जैसे कि मैंने पहले स्केच बनाया था, आपने जिन स्टूडेंट्स ने पहले से ये सारी वीडियो देखी हुई है तो उन्हें पता होगा, मैंने एक स्केच बनाया था जिसमें मैंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की डिवीजन करके बताया था कि डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ आएंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ आएंगे, इसी तरह से इनडायरेक्ट इनकम कहाँ आएगी। तो इनडायरेक्ट इनकम जितनी भी होती है वो आती है पीएलएस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे आते हैं पीएलएस अकाउंट की डेबिट साइड पर। तो ये क्वेश्चन में इंशाल्लाह आपको डिटेल से आइडिया मिलेगा। हमने क्या करना है, यहाँ पर जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे उन सारों को लिखना है 1 बाय 1, और उसके बाद फाइनली जब हम दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे तो नॉर्मली जो है वो क्वेश्चंस के अंदर क्रेडिट साइड जो है वो ज़्यादा आ रही होती है। तो पहले इसका टोटल करके उसके बाद 1 बाय 1 हम इन आइटम्स को जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए होंगे उनको हम माइनस करेंगे, और उसके बाद जो आपके पास फाइनली अमाउंट आएगी, जिस तरह से जीपी आपने ऊपर निकाला है, जो फाइनल अमाउंट आएगी ना एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस करने के बाद, उस अमाउंट को नाम दिया जाएगा नेट प्रॉफिट का, ठीक है। तो ये जो नेट प्रॉफिट होगा आपका, ये बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट होगा, और इस प्रॉफिट को आपने नेक्स्ट स्टेप में जो है वो शिफ्ट करना होगा कहाँ पर,
बैलेंस शीट में। ठीक है जी, तो आई होप कि आपको इसका फॉर्मेट समझ आ गया होगा। अगर क्वेश्चन के अंदर लॉस हो जाए, ग्रॉस प्रॉफिट था आपने इधर शिफ्ट किया, अगर ग्रॉस लॉस हो तो डेफिनेटली आपने ग्रॉस लॉस इधर लिखना है और इसका जो लॉस है वो डेफिनेटली इधर शिफ्ट होगा। ठीक है, और अगर नेट लॉस आ रहा हो, पीएलएस अकाउंट के जो रिजल्ट होता है नेट प्रॉफिट होता है या नेट लॉस होता है, तो अगर नेट लॉस आ रहा हो तो डेफिनेट बात है नेट लॉस इधर शो होगा। ऐसी सूरत में डेबिट साइड ज़्यादा होगी, क्रेडिट साइड कम होगी। प्रॉफिट कब आता है? जब क्रेडिट साइड ज़्यादा होती है। ठीक है, ग्रेटर क्रेडिट साइड होगी तो प्रॉफिट होगा, अगर ग्रेटर डेबिट साइड होगी तो वो लॉस आ रहा होगा। तो आई होप कि आपको इसका फॉर्मेट समझ आ गया होगा। फर्दर जो आपकी परफेक्शन होनी है, फर्दर जो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना है और जो है वो स्ट्रांग होना है, वो आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सोल्यूशन के साथ होना है। तो जब आप एक्सरसाइज पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे मेरे साथ और उनको सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको फाइनल अकाउंट की बहुत अच्छी समझ आ रही होगी। नेक्स्ट जो फॉर्मेट है जी वो है बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो इसमें आपने करना क्या, इसके लिए आप आ जाएं ज़रा बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट में मैं पहले बता चुका हूँ 3 चीज़ें हम जो है वो रिकॉर्ड करते हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और नंबर 3 पर कैपिटल। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे बनेगा इसके लिए आप देख लें ज़रा। सबसे पहले आप लिखेंगे उसी तरह कंपनी का नेम जिसकी बैलेंस शीट बनने जा रही है, नंबर 2 पर फॉर्मेट का नेम। ठीक है जी, थोड़ा सा मैं इधर करके लिख देता हूँ सो दैट के बैलेंस रहे, ये सिमेट्रिकल आ रही हो, चीज़ें तरतीब के साथ आ रही हों। और एज ऑन का वर्ड लगाना है। ठीक है, बैलेंस शीट के लिए एज ऑन का वर्ड आएगा, वहाँ पर फॉर द ईयर का वर्ड आएगा। एज ऑन का वर्ड इसलिए लगाएंगे कि उस दिन के जो बैलेंसेस आ रहे होंगे ना बिजनेस के, वो बैलेंसेस आपने यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, फॉर द ईयर में हम पूरे साल की रिकॉर्डिंग देख रहे होते हैं, पूरे साल की परचेज, पूरे साल की सेल्स, जबकि यहाँ पर जो लास्ट डे बैलेंसेस होंगे ना आइटम्स के वो लिखे जाएंगे। आपने करना क्या है, हमारे आईकॉम पार्ट 1 के लेवल पर जो एसेट्स होंगे वो इधर लेफ्ट साइड पर आ जाएंगे और लाइबिलिटीज़ को जो है वो आप राइट साइड पर लिखेंगे। ये लाइबिलिटीज़ के लिए कॉलम आ गया और ये आपका एसेट्स के लिए कॉलम आ गया। ठीक है जी, अब आगे फर्दर आप जो है वो इसकी जो है वो डिवीजन कर लेंगे, टाइप इसकी बना लेंगे। तो आप करेंगे क्या, अब लाइबिलिटीज़ में जो है ना वो 2 तरह की लाइबिलिटीज़ है, इसको मैं थोड़ा एक्सपेंड कर देता हूँ। 2 तरह की लाइबिलिटीज़ आएंगी जिसमें एक को कहा जाएगा करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, इसकी हेडिंग दे देनी है बकायदा। और सेकंड वन इज फिक्स लाइबिलिटीज, या इनको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या नॉन करंट लाइबिलिटी भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो आपके एसेट्स आ रहे होंगे उन एसेट्स में आप सबसे पहले ऊपर लिखेंगे इधर करंट एसेट्स, और नीचे आप लिखेंगे फिक्स्ड एसेट्स। और यहाँ ये जो फिक्स लायबिलिटी वाला पोर्शन है, इधर एक छोटा सा स्टेप आपने परफॉर्म करना है। क्वेश्चन में जो ऑनर का कैपिटल दिया होगा इसमें आपने नेट प्रॉफिट अगर हो, यानी ये जो नेट प्रॉफिट होता है, मैंने आपको बताया था कि पीएलएस का रिजल्ट बैलेंस शीट में आता है। तो जिस तरह से अब यहाँ पर इसकी चेन समझ लें कि जो ग्रॉस ट्रेडिंग अकाउंट आपने स्टेप 1 में बनाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट का जो रिजल्ट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस में शिफ्ट होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो रिजल्ट होता है वो इधर बैलेंस शीट में यहाँ पर आ रहा होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन में जो कैपिटल होगा, अगर क्वेश्चन में बिजनेस का नेट प्रॉफिट आ रहा है तो नेट प्रॉफिट ने जो है वो ऐड हो जाना है यहाँ पे। ठीक है, और अगर नेट लॉस उधर आ रहा हो तो नेट लॉस जो है वो कैपिटल में से माइनस होगा। प्रॉफिट ऑनर को मिलना है और लॉस जो है ऑनर की इन्वेस्टमेंट में से डिडक्ट होना है। तो यहाँ पर आपने इन दोनों को ऐड किया और इसमें से ऑनर ने जो भी ड्राइंग्स की हैं, जो भी अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकाले हैं, उनको जो है वो माइनस करेंगे। और फाइनली जो है वो बिजनेस का जो रीन्यू कैपिटल आ रहा होगा, यानी कि जो रिफाइंड कैपिटल आ रहा होगा एडलेस करने के बाद, वो हम लिखेंगे। एडजस्टेड कैपिटल जो आ रहा होगा उसको लिखेंगे।
अच्छा, करंट लायबिलिटी और फिक्स लायबिलिटी क्या होती है, ये बात आप समझ लें कि करंट लायबिलिटी वो होती है जिसको आपने 1 साल तक पे करना होता है। अब लाइक अकाउंट्स पेबल या क्रेडिटर्स हैं, या बैंक से जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया है, या क्रेडिटर्स हैं जो सप्लायर्स हैं नॉर्मली जिनसे हमने जो है वो कमिटमेंट किया है कि आपको 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट कर देंगे, वो हमारे जो है वो क्रेडिटर्स होते हैं। इसी तरह से बिल पेबल आ जाता है, वो हमारे क्रेडिटर्स हैं, और ये सारी हमारी करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी वो होती है जो हमने 1 साल के अंदर पे करनी होती है। लायबिलिटी का आपको पता है बिजनेस की जिम्मेदारी होती है, आपने पैसे देने हैं, अगर किसी के आउटसाइडर के जो पैसे देने होते हैं उनको हम लायबिलिटी कहते हैं। तो वो पेमेंट्स जो आपने 1 साल के अंदर अंदर अदा करनी हो, उन पेमेंट्स को आप करंट लायबिलिटी कहते हैं। और फिक्स लायबिलिटी का मतलब होता है वो लायबिलिटीज़, या नॉन करंट लायबिलिटीज़ का मतलब होता है वो लायबिलिटीज़ जो आपने 1 साल के बाद, यानी 1 साल से ज़्यादा अरसे के बाद आपने पे करनी हो। यानी कि अगर किसी कंपनी से या बैंक से आपने लोन लिया 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो 5 साल तक का वो जो लोन होगा लॉन्ग टर्म लोन कहलाएगा, और वो आपका फिक्स लायबिलिटी बनेगी। अब कैपिटल को हम लायबिलिटी के अंदर क्यों लिखते हैं, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट का, ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ, या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं। उसमें हमने स्टार्टिंग की में क्या पढ़ा था जब अकाउंटिंग शुरू की थी, कि बिजनेस और ऑनर जो है ना वो 2 सेपरेट एंटिटीज हैं, 2 अलहदा जो है वो आप पर्सनैलिटीज कह लें, और इन दोनों का जो है वो एक दूसरे के साथ प्रोफेशनल लिंक है। तो ऑनर जब बिजनेस को पैसे देता है तो बिजनेस उसको अपनी लायबिलिटी समझता है, अपनी जिम्मेदारी समझता है। लेकिन ऑनर चूंकि फौरी पैसे नहीं निकलवाता बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए उसने पैसे बिजनेस को दिए होते हैं, तो इसलिए बिजनेस उसको जो अपनी फिक्स लायबिलिटी ट्रीट करता है। तो वो लायबिलिटी जो कि आपको लॉन्ग टर्म में जाकर पे करनी पड़े, लंबे अरसे के बाद जाकर आपको पे करनी पड़े, उसको आप फिक्स लायबिलिटी कहते हो। इसीलिए हम कैपिटल को यहां पर लिखते हैं, ठीक है। और सेकंडली अगर हम एसेट्स की बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसेट्स इन द बैलेंस शीट ऑफ आईकॉम पार्ट 1, जिसमें हमें करंट एसेट, लिक्विड एसेट की भी हेडिंग बनाई हुई है, वो भी करंट एसेट का पार्ट होते हैं। लेकिन आप अपने लेवल पर पार्ट 1 के लेवल पर जो है बेहतर है कि करंट एसेट और फिक्स एसेट को जो है वो शो करें बैलेंस शीट में एसेट्स वाली साइड पे। तो इसमें करंट एसेट्स कौन से हैं, वो एसेट्स जिनका बेनिफिट अप टू 1 ईयर तक होता है, और फिक्स्ड एसेट्स कौन से हैं जिनका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर होता है। फिक्स्ड एसेट में अब जैसे अगर हम बात करते हैं प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट है, फर्नीचर है, फिक्सचर्स है, मोटर व्हीकल है, बिल्डिंग है, तो वो तमाम एसेट्स, ये जो भी मैंने जिनकी बात की, इन तमाम का जो है वो 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए बेनिफिट होता है, इसीलिए हमारे फिक्स्ड एसेट्स होंगे। और करंट एसेट्स जो है वो एसेट्स जिनको आप 1 साल तक जिनका नॉर्मली बेनिफिट हो रहा होता है। हम डेटर्स को जो है वो करंट एसेट्स में लिखते हैं, बिल रिसीवेबल को करंट एसेट्स में लिखते हैं, कैश को करंट एसेट्स में लिखते हैं, हमारा बैंक अकाउंट जो होता है उसको हम करंट एसेट्स में लिखते हैं। तो ये सारे जो है वो नॉर्मली करंट एसेट्स आ रहे होते हैं। फर्दर डिटेल जो है ना उसकी इंशाल्लाह हम लोग क्या करेंगे, जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो वहां पर डिस्कस होगी। अच्छा, अब करना क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर जो भी करंट एसेट्स होंगे उनको लिखेंगे, जो फिक्स्ड एसेट्स होंगे उनको लिखेंगे, करंट लायबिलिटीज और फिक्स्ड लायबिलिटीज का डाटा लिखेंगे, और इन दी एंड आपने दोनों साइड्स का टोटल कर लेना है, विच विल बी सेम, ठीक है, और विच शुड बी सेम, बल्कि ये लाजमी इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी जो एसेट साइड का टोटल है वो लायबिलिटी साइड के बराबर होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस शीट का मतलब ये है कि वो शीट जो दोनों साइड्स को बैलेंस कर रही होगी, इक्वल कर रही होगी। अगर तो आपकी दोनों साइड्स जो है वो इक्वल आ रही हैं, बराबर आ रही हैं, तो इसका मतलब है आपने बैक एंड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी ठीक बनाया, और उससे पहले जो है वो आपने जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो भी बिल्कुल सही बनाया। और अगर आपका जो है वो बैलेंस शीट में कहीं पर डिफरेंस आ रहा है, एसेट साइड शॉर्ट कर रही है, या लायबिलिटीज वाली साइड जो है वो कम हो रही है, या ओवरस्टेट हो रही है, अंडरस्टेट हो रही है, तो ऐसी सूरत में इट मींस कि आपकी कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। तो इसलिए फिर क्वेश्चन को दोबारा से जाकर चेक करें और वहां पर देखें, अपनी कैलकुलेशंस को रिवाइज करें। अगर वहां पर कोई इशू आ रहा है तो इट मींस के इस वजह से आपकी बैलेंस शीट जो ठीक नहीं हुई, तो पहले उस एरर को करेक्ट करें, यहाँ के आइटम्स को रिवाइज करें, और उसके बाद फिर रीटोटल करें। आई होप कि आपको यहाँ तक का फॉर्मेट जो है वो समझ में आ गया होगा। बेसिक के अंदर अभी ये सारा जो लेक्चर चल रहा है ये फाइनल अकाउंट की बेसिक है। बेसिक के अंदर जो आखिरी चीज रह गई है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस की डिस्कशन रह गई है। ये मैं आपको बताकर इस लेक्चर को वाइंड अप करूंगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे जो है वो फाइनल अकाउंट के बाकायदा जो क्वेश्चंस हैं आपके साथ वो डिस्कस करूंगा। तो चलिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस की लिस्ट को हम लोग देख लें यहाँ पर, और उसके बाद अपने इस लेक्चर को वाइंड अप करें। तो लिस्ट के अंदर अब ये आपको मैंने बता दिया, डायरेक्ट एक्सपेंस जो है ना वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। तो पॉसिबल डायरेक्ट एक्सपेंस जो आईकॉम पार्ट 1 के अंदर एक्सपेक्टेड है क्वेश्चंस के अंदर, वो क्या है वो यहाँ पर मैं आपके सामने ड्रॉ करने लगा हूँ, लिखने लगा हूँ। तो इधर मैं लिख रहा हूँ जी लिस्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसकी डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, इनकी प्लेसमेंट सारा कुछ मैं बता चुका हूँ। जिन्होंने जो है वीडियो अभी देखी है उनको चाहिए कि पूरी वीडियो देखें। स्टार्टिंग में जो है वो मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस की डिटेल बताई है, और जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस हैं ये सारे कहाँ आते हैं,
ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इनको हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं। तो पॉसिबल डायरेक्ट एक्सपेंस की लिस्ट में लिखने लगा हूँ, इनको अपने तौर पे याद कर लीजिएगा ताकि क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आपको मसला ना हो। तो इसमें जो है वो एक मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जी कैरेज इनवर्ड, नंबर सेकंड कार्टेज इनवर्ड। एंड पर जो है मैं आपको शॉर्टली इनके कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता दूंगा, इन एक्सपेंसेस के बारे में बता दूंगा। नंबर थर्ड इज वेजेस इनवर्ड, मैन्युफैक्चरिंग इनवर्ड। नंबर फोर्थ पर याद रखें जिस एक्सपेंस के साथ इनवर्ड का वर्ड आ जाएगा ना वो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, ठीक है, और जिस एक्सपेंस के साथ भी आउटवर्ड का वर्ड आ जाएगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। इनवर्ड का मतलब होता है अपनी तरफ, यानी तो इसका मतलब है जो भी हम सामान खरीद रहे हैं उस सामान को खरीदते हुए जो हमें एक्सपेंसेस करने पड़ रहे हैं उन गुड्स को परचेज करते हुए वो सारे, या इनवर्ड का अगर वर्ड आ जाए उसका मतलब है उस एक्सपेंस का डायरेक्टली लिंक जो है ना वो गुड्स के साथ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इनवर्ड। एंड नंबर फिफ्थ इज यहाँ पर हम कह सकते हैं जी वेजेस कार्टेज फ्री एट इनवर्ड। नेक्स्ट वर्ड कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ऑक्ट्राई ड्यूटी, डॉक चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, SIT है ये, ठीक है जी। नेक्स्ट वन इंश्योरेंस इन ट्रांजिट के बाद आप यहां पर लिखें कोल, गैस, वाटर। नंबर नेक्स्ट इज मोटिव पावर। Number next is wages and salaries। उसके बाद रॉयल्टी, ठीक है जी। तो ये हमारे जो है वो पॉसिबल एक्सपेंसेस हैं जिनको जो मैंने यहाँ पे शो किया। अब आपने करना क्या जी, यहाँ पर इन एक्सपेंसेस को मैं शॉर्टली बता देता हूँ सो दैट कि आपको आइडिया हो जाए। कैरेज इनवर्ड बेसिकली जो किराया होता है गुड्स का, ट्रांसपोर्ट वगैरह का, उसको कहते हैं कार्टेज। अगर सामान मंगवाया जा रहा हो छकड़े के थ्रू, यानी वो जो हाथ से कैरी करके भेजते हैं, या बैलगाड़ी या तांगे के थ्रू जो है वो आप जो है वो एक गधा गाड़ी के थ्रू जो है वो आप सामान अगर मंगवा रहे हो तो उसका जो किराया वो कार्टेज है। वेजेस का आपको पता है। मैन्युफैक्चरिंग इनवर्ड का मतलब जो भी फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हैं उनको हम कहेंगे फैक्ट्री इनवर्ड। जो भी आप फ्री एट इनवर्ड सॉरी, जो आपके बाय सी, बाय एयर या बाय रोड या बाय ट्रेन जो भी आपके एक्सपेंसेस अटैच होते हैं, किराया इसको ही कहते हैं, इसको भी किराया ही कहते हैं गुड्स को मंगवाने से रिलेटेड। अगर बाय सी आपका सामान आ रहा है, बाय एयर आ रहा है, बाय ट्रेन आ रहा है, तो हम जो है वो ऐसी सूरत में उस किराए को हम कैरेज नहीं कहते बल्कि उसको फ्री एट कहते हैं। फिर एक आ जाता है कस्टम ड्यूटी। एक जो है वो हम एक किराया रेंट भी होता है, लेकिन वो जो है वो किराया नॉर्मली बिल्डिंग्स वगैरह का नॉर्मली हम ट्रीट कर रहे होते हैं। तो कस्टम ड्यूटी, कस्टम के जो चार्जेस हैं सामान को मंगवाने पर। इंपोर्ट ड्यूटी गुड्स से रिलेटेड ही आती है। एक्साइज ड्यूटी, ऑक्ट्राई ड्यूटी कहते हैं महसूल चुंगी को। अगर आप एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रांसफर करते हैं तो नॉर्मली आपको जो टूल टैक्स वगैरह टाइप देना पड़ता है वो ऑक्ट्राई ड्यूटी है। डॉक चार्जेस का मतलब है कंटेनर जब बाहर से मंगवाते हैं आप, तो कंटेनर आपका बंदरगाह पर पड़ा होता है, तो जितने टाइम तक वो पड़ा होगा उतने टाइम तक के आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, क्योंकि वो कमर्शियल जगह है, तो उसको आप डॉक चार्जेस का नाम देंगे। सामान को क्लियर करवाने पर इंपोर्ट करते हुए तो जो भी चार्जेस हैं वो क्लियरिंग चार्जेस होंगे। रास्ते के सफर की जो इंश्योरेंस होती है जब गुड्स इन ट्रांजिट होती हैं, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट का वर्ड आ रहा है। इन ट्रांजिट का मतलब जब गुड्स सफ़र की हालत में होती हैं, रास्ते में होती हैं, तो रास्ते के लिए गुड्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के हवाले से आप जो इंश्योरेंस करवाते हो उसका जो एक्सपेंस होता है वो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट होता है। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट का वर्ड आएगा तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। अकेला इंश्योरेंस का वर्ड आएगा तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होगा, ठीक है, वो फिर PLS अकाउंट में जाएगा। कोल, गैस, वाटर का वर्ड आ जाए, मोटिव पावर का वर्ड आ जाए। मोटिव पावर का मतलब गुड्स को मशीनरी को चलाने के लिए जो पावर रिक्वायर होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जो आपको डीजल चाहिए, जो आपको फ्यूल चाहिए,
है, ठीक है, वो आपकी या कोई गैस वगैरह कोई ऐसी एनर्जी है जिससे आपके जो है वो हैवी प्लांट और मशीनरी चलते हैं, उसको आप मोटिव पावर कहते हैं। नेक्स्ट वन इज वेजेस एंड सैलरीज, अगर क्वेश्चन में आ जाती है तो वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। वेजेस बाय नेचर डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, सैलरी बाय नेचर इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो जो अगर वेजेस का वर्ड पहले आ जाएगा तो इसका मतलब है उस आइटम ने जो है उस एक्सपेंस ने ट्रेडिंग अकाउंट में जाना है। अगर सैलरीज एंड वेजेस लिखा हो तो फिर ऐसी सूरत में सैलरी का जो वर्ड अगर पहले आ गया तो इट मीन्स के इनडायरेक्ट एक्सपेंस का नाम पहले आ गया, तो ऐसी सूरत में फिर वो जो है वो पीएलएस में जाएगा, ठीक है। तो वेजेस एंड सैलरीज आएगा तो ट्रेडिंग में शो करेंगे, सैलरीज एंड वेजेस आएगा तो पीएलएस में शो करेंगे, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे। उसके बाद रॉयल्टी है, यानी कि कोई चीज़ किसी लाइक अगर ऑथर है, ऑथर ने बुक लिखी है, बुक के ऊपर ऑथर को जो आप पैसे देते हो, ठीक है, मुसन्निफ को जो आप पैसे देते हो, उन पैसों को जो है वो हम रॉयल्टी कहते हैं। इस तरह से गुड्स को यूज़ करने पे, गुड्स या सर्विसेज वगैरह को जो यूज़ करने पर हम जो पैसे दे रहे होते हैं हम उसको रॉयल्टी का नाम देते हैं। और फर्दर जो है वो यहाँ पर एक दो एक्सपेंसेस और आपको बता देता हूँ जो कि पॉसिबल हो सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। अगर तो क्वेश्चन के अंदर फैक्ट्री रेंट का वर्ड आ जाए तो वो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, और अगर क्वेश्चन में फैक्ट्री एक्सपेंसेस आ जाएं तो वो भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो ये पॉसिबल डायरेक्ट एक्सपेंस है। उम्मीद है आपको इन डायरेक्ट एक्सपेंस का थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा, आप इनको याद करें अपने एंड पर और फिर क्वेश्चंस को जो है स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट का सेक्शन और पीएलएस अकाउंट का जो सेक्शन है वो सही बनेगा। और डेफिनेटली अगर ट्रेडिंग और पीएलएस अकाउंट सही बनते हैं तो आपकी बैलेंस शीट का जो टोटल है वो भी इक्वल आता है, सही आता है, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने फाइनल अकाउंट की जो है वो बेस डिस्कस किया है, और मैंने कोशिश की है कि आपको थोड़ा सा इस चैप्टर के हवाले से आइडिया दे सकूं और आपको समझा सकूं इसकी टर्म्स के बारे में। तो इंशाल्लाह ताला अब हम क्या करेंगे, अब ये पेपर के क्वेश्चन के अंदर अगर हम डायरेक्ट एक्सपेंस की बात करें ना तो 3 या 4 या 2 आ रहे होंगे, यानी ये पूरे नहीं आएंगे, ये 2 3 4 आने हैं, आपको याद होने चाहिए सो दैट कि आपको पता हो। इसके अलावा इन एक्सपेंसेस के अलावा जो भी एक्सपेंसेस होंगे क्वेश्चन के अंदर वो सारे के सारे इनडायरेक्ट होंगे और वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी बड़ा सिंपल सा है, इसमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ को लिखकर उनकी डिवीजन करनी है और एंड पर आंसर निकालना है। तो इंशाल्लाह ताला आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में फाइनल अकाउंट का जो सिंपल वाला चैप्टर है, बेसिकली आईकॉम पार्ट 1 के अंदर इसके 2 पार्ट्स बनाए हुए हैं, बीकॉम पार्ट 1 में भी इसके 2 पार्ट्स बनाए हुए हैं। तो इस नेक्स्ट वीडियो में ये एक चीज़ जो कॉमन आ रही है तकरीबन वो ये कि आईकॉम पार्ट 1 और बीकॉम पार्ट 1 इन दोनों की जो अकाउंटिंग है ना वो आप क्यों कह लें कि आईकॉम पार्ट 1 और 2 की अकाउंटिंग को अगर हम मिला लें तो वो बीकॉम पार्ट 1 की अकाउंटिंग हो जाती है। तो 80% सेम है। तो आईकॉम पार्ट 1 के साथ साथ बीकॉम पार्ट 1 वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये बेसिक फाइनल अकाउंट की जो है वो उतनी ही हेल्पफुल है जितनी आईकॉम वालों के लिए है। तो उम्मीद है कि उनको भी जो है वो अगर वो देखेंगे इस वीडियो को तो उनको भी फाइनल अकाउंट की अंडरस्टैंडिंग बड़ी बेहतर तरीके से हो रही होगी। तो अब ये है कि आपको ये मैं बता रहा था कि 2 हिस्से हैं इस चैप्टर के अंदर, एक है सिंपल फाइनल अकाउंट और दूसरा है फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। तो पहले जो है ना वो मैं आपको जो आप वीडियो नेक्स्ट वाली मेरी आ रही होगी उसमें मैं आपको सिंपल फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस करवाऊंगा, तकरीबन कोई 10-11 सवाल हैं। सिंपल को करने के बाद फिर हम एडजस्टमेंट्स देखेंगे, एडजस्टमेंट क्या होती है, उनको कैसे एडजस्ट करते हैं क्वेश्चंस के अंदर इंशाल्लाह ताला। फिर वो जो है वो हमारा सेकंड जो है फेज होगा इस चैप्टर का, और वहाँ पर फिर मैं डिटेल से आपको समझाऊंगा एडजस्टमेंट के बारे में और उनकी जो है वो क्वेश्चन के साथ अटैचमेंट के बारे में और उनके सोल्यूशन के बारे में। तो उम्मीद है कि आपको आज की जो वीडियो है वो समझ में आई होगी फाइनल अकाउंट की बेसिक्स की। आप ये अपने एंड पर इन चीज़ों को दोबारा से रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, रीडिंग करेंगे बुक की और इसकी डेफिनेशंस भी देखेंगे सो दैट कि आपको मुकम्मल तौर पर क्लैरिटी हो। अकाउंटिंग बेसिकली कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, तो जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते आपको क्वेश्चन समझ नहीं आते, और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं तो क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है और ओवरऑल फिर आपके लिए अकाउंटिंग भी जो है वो एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है जी, इजाज़त दीजिएगा मुझे। इंशाल्लाह ताला मैं आपसे जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 जो है फाइनल अकाउंट का वो डिटेल के साथ डिस्कस करूँगा। आप से उम्मीद है कि आप जो है वो अपने तौर पर इस सारे टॉपिक को जो है वो रिवाइज ज़रूर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।